जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो पिछले 20 वर्षों में यानी 2000 से लेकर 2020 तक 2021 तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यह सारे प्रश्न पिछले ईयर पूछे गए हैं और बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आगे आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको यह बहुत ही फ़ायदा करेगा और सिलेक्शन का एक मार्ग तय करेगा यही सारे क्वेश्चन। तो आपको देखना चाहिए। तो ये सारे और जो नए हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए, जो अभी नए स्टार्ट किए हैं पढ़ाई, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न को पूछा जाता है। और जो इसका तैयारी हो चुकी है तो वो भी देखिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो एग्ज़ाम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि हाल फिलहाल में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके कारण इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसमें हम पहले जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उसे देखेंगे। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत संरचना, दूसरा टॉपिक। उसके बाद उत्तक यानी टिश्यू से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद है जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, जो 2018 में भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 2018 में ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से आया है। तो इसलिए आपको बायो पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बायो पर नहीं, ये साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बायो साइंस में भी बायो का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद जैव विकास, उसके बाद है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे। जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम से संबंधित प्रश्न। और उसके बाद अगला टॉपिक है मानव शरीर। तो ये बहुत ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है। तो इससे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन जो भी टॉपिक बनेंगे वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। देखने में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा, टोटल 40 पेज का है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकती है, तो इसलिए आप आराम आराम से देखते रहिए और साथ में टाइम स्टॉप लगा देंगे ताकि आपको जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो, जो टॉपिक ख़ास तौर से आपको पढ़ना हो, तो वही टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसका। देखिए इसका हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा से, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ऐसे ही वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो एक्सप्लेन करेंगे तो और बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन को हमको पढ़ना चाहिए और एक्सप्लेन के लिए आप किसी दूसरे वीडियो, सब्जेक्टिव वीडियो आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को देखिए, खुद से पहले प्रयास करने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न है हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। तो हीमेटोलॉजी यानी हीमेटोलॉजी रक्त से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा रक्त। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है मॉर्फोलॉजी। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है निषेचन।
निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो इसको कहते हैं फाइटोपैथोलॉजी। जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एडाफोलॉजी। और मृदा का अध्ययन होता है पेडोलॉजी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसका क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, तो ये याद रखना है, एडाफोलॉजी है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हेप्टोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वर्गीकरण विज्ञान, और इसके इंग्लिश में टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका आंसर होगा प्राइमेटोलॉजी। यह आरआरबी एनटीपीसी 7 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो आर्कनोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन है, आर्कनोलॉजी। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है? तो सौरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, सौरोलॉजी। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा एथनोग्राफी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जीवाश्म विज्ञान यानी पेलियोंटोलॉजी। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा हुआ है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान है। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है, माइकोलॉजी। और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी सपने के अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन है, सेरीकल्चर। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी है जहर का अध्ययन, टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है, टैक्सोनॉमी। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा अध्ययन के सभी क्षेत्रों
से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है फाइकोलॉजी। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी में। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा शरीर संरचना और वातावरण। अगला प्रश्न है कोशिका। तो कोशिका का सिद्धांत, संरचना और कार्य से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे अब हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक है यानी दूसरा अध्याय है कोशिका। अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये अर्धसूत्रण के लिए परिमाप स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी नहीं, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, आधी हो जाती है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, ये सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग में कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाभिक को। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नाभिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसको कहते हैं राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है जीवन की मूलभूत इकाई। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा न्यूरॉन। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो इसका आंसर होगा जल। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता है कोशिका सिद्धांत। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली और डीएनए गुणसूत्र में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। कोशिका प्रयाकात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा केंद्रक। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल
फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो सेल्यूलोज कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेल्यूलोज कहा जाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। इसका आंसर होगा ई यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो इसका आंसर होगा स्लाइडेन और स्वान। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था और उसी सिद्धांत में कहा था कि ये सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है प्रोटीन को। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं? तो एमिनो अम्ल होते हैं प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होती हैं? तो कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। अगला प्रश्न है, एमिनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है किसमें? तो क्रोमोसोम में होता है आनुवांशिक उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ह्यूगो डी ब्रिज, ये भी याद रखना है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? जीन परिवर्तन होता है डीएनए में और डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी यानी 46 होती है। 44 ऑटोसोम होते हैं जबकि 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान की आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है? तो इसका आंसर होगा डब्ल्यू बेटसन। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित यह क्वेश्चन गलत है, जीन संश्लेषण होगा। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सजीवों की क्या पहचान है? तो सजीवों की पहचान है श्वसन, प्रजनन और रक्त संचरण, ये सभी होगा आंसर डी।
वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। वह कोशिका साइटोप्लाज्म जिसकी झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो इसका आंसर होगा लवक। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं न्यूक्लियस द्वारा, यानी केंद्रक के द्वारा कोशिका गतिविधि नियंत्रित किया जाता है। अब अगला टॉपिक है उत्तक, यानी टिश्यू से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उससे आज इस वीडियो में फिर पढ़ते हैं। उत्तक विज्ञान को टिश्यू यानी हिप्नोलॉजी कहा जाता है। हिप्नोलॉजी नहीं, सॉरी, औतकी कहा जाता है। अगला प्रश्न है उत्तक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाता है। अगला प्रश्न है उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। तो क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उत्तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए रिपीट हुआ है 2018-19। रक्त क्या है? तो रक्त है एक संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। मुंह की परत डैश से बनी होती है। मुंह की परत पपड़ीदार उपकला यानी स्क्वेमाउस एपिथेलियम की बनी होती है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो त्वचा सबसे बड़ी अंग है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश उत्तक बनता है। तो इसका आंसर होगा वसा उत्तक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है? तो हड्डी एक संयोजी उत्तक है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो इसका आंसर होगा त्वचा में मौजूद होता है। डैश उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती है। तो इसका आंसर होगा संयोजी उत्तक में। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी उत्तक यानी कार्डियक पेशी। अगला प्रश्न है मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत कहलाती है। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत एपिडर्मिस कहलाती है। निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है। तंत्रिका कोशिका संयोजी उत्तक नहीं है। स्क्वेमस एपिथेलियम उत्तक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां डैश संकुचन और विश्राम होता है। तो इसका आंसर होगा ओ अस्थाई। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी हुई है। डैश उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियम उत्तक ग्रंथियां बनाते हैं। जंतु कोशिकाओं के वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो इसका आंसर होगा आयत फल की। अगला प्रश्न है हिस्टामिन स्रावन कोशिकाएं डैश में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा संयोजी उत्तक में। अगला प्रश्न है अवकाशोत्तक डैश के बीच एक परत उत्तक फीलर ट्यूसी का काम करता है। तो इसका आंसर होगा त्वचा और मांसपेशियां। डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। डैश उत्तक संवहन
पुल बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम संवहन पुल बनाते हैं। फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? तो इसका आंसर होगा फ्लोएम वाहिका। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? तो ये प्रकाश संश्लेषण करना ये नहीं है, जबकि पौधों को संरक्षित करना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना और वाष्पोषण को नियंत्रित करना ये पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा विभेदन कहा जाता है। डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा, आंसर सी। सीब, ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डैश संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा पौधों में भोजन। डैश के जमाव के कारण दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिग्निन। निम्न में से कौन विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा शीर्ष विभाजोतक। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लिग्निन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो जाइलम एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, ये जटिल अस्थायी ऊतक है, जबकि जीवितक, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा जाइलम। इम्पॉर्टेंट है और आसान भी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेनकाइमा का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विभाजोतक या मेरिस्टेमेटिक। पौधे के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक। डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विभाजोतक। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी होती हैं। तो सेलुलोज और पैक्टिन। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो विभाजोतक ऊतक पाया जाता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम। अग्रस्थ मेरिस्टेम डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तना और जड़ी। पौधे की प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। अंतर्वेशी विभाजोतक और शीर्ष विभाजोतक, आंसर बी। एरीरोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है। डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अंदर के आंतरिक। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर नियमित रूप से स्थूल होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोलेनकाइमा। निम्नलिखित में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विभाजोतक।
डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं, तो दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो दीर्घ ऊतक। अंतर्वेशी विभाजोतक पाए जाते हैं, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं अंतर्वेशी विभाजोतक। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तो जटिल ऊतक। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, स्क्लेरेन्काइमा। डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, स्क्लेरेन्काइमा। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें, तो मृदूतक। डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, तो पेरेन्काइमा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रकार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं, तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिक रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक की ओर कम रिक्तिकाएँ होती हैं, तो इसका आंसर होगा विभाजोतक यानी मेरिस्टेमेटिक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो मेरिस्टेमेटिक। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो पादप ऊतक, विभाजोतक ऊतक और अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। सी। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, तो जटिल अस्थायी ऊतक है फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेन्काइमा ऊतक द्वारा होता है। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, तो सीव ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण होता है पौधों में लचीलापन। दीर्घ ऊतक डैश से बना है, दीर्घ ऊतक बना है निर्जीव कोशिका से। रेगिस्तानी पौधों में बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है, क्यूटीन। डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतक को क्या कहा जाता है, संवहनी ऊतक कहा जाता है। एक वृक्ष की बाहरी संरचित परत होती है, वल्कल। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है 3:1, यानी HCl 3 और HNO3 1। अगला प्रश्न है, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन होता है। ऊतक है एक, तो इसका आंसर होगा ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है। अब है चौथा टॉपिक, जैव अणु। तो जैव अणु से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन्हें इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैव अणु में लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो उससे संबंधित जो प्रश्न बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है।
निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो विटामिन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग डैश के कारण होता है? बालों का रंग होता है मेलेनिन के कारण। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश एक निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा mRNA प्रति। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा DNA प्रति। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? तो केवल ये सी गलत है, जबकि कौन सा सही है तो इसे देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। यह गुणसूत्रों में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो आनुवंशिक गुण वहन करता है। ये दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः डैश होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एनोटेशन कहा जाता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबो न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है सबसे मौजूद तत्व। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन एंटीबॉडी एंजाइमों कोशिका झिल्ली इनमें से सभी। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? केसिन दूध का प्रोटीन है और इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, केसिन के कारण। अब है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। आनुवांशिकी। पहला प्रश्न है, यौन प्रजनन में माता पिता को योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। आंसर 1। मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर की एक कोशिका में। मानव शरीर के एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो आनुवांशिक लक्षणों से संबंधित है गुणसूत्र। आंसर सी। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा सेंट्रोमियर। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे कम समजीनी है तो समलक्षणी यानी फिनोटाइप होंगे, तो इसका आंसर होगा बौना और गोल। डैश आनुवांशिकी सामग्री के वाहक है? तो जीन आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं जीन। आंसर बी। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है टिश्यू कल्चर। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44 गुणसूत्र प्लस XX। बालिका, अगर पुरुष होता तो 44 गुणसूत्र प्लस XY होता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी को आंसर सत्य है, तो जो सत्य है वही याद रखिए, गलत नहीं। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं।
अगला प्रश्न है बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो गुणसूत्र से निर्धारित होता है बच्चे का लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो डी, एक डीएनए अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। तो इसका आंसर होगा और सी है ऑप्शन, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है। तो केवल कथन ए और बी सही है जबकि सी गलत है। अगला प्रश्न है आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं। लैंगिक प्रजनन में डैश के या डैश का शामिल होते हैं। तो इसका आंसर होगा विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। आंसर सी। एक मादा युग्मक में डैश क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं एक मादा युग्मक में। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं 1 एक्स क्रोमोसोम। मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर की कोशिकाओं में। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक में बायोडायवर्सिटी अधिक होती है। अगला प्रश्न है पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता। पीढ़ी में दिखाई देने वाला लक्षण है प्रबलता। डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। आंसर ए। अगला प्रश्न है मनुष्य जाति के एक पुरुष का उसके एक्स क्रोमोसोम डैश से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा माता से प्राप्त होती है। प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा परिवर्तन। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आनुवंशिकता कहा जाता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर होगा पिता। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो इसका आंसर होगा या तो एक्स या वाई। जीन परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन परिवर्तन होता है नाइट्रोजनो क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से। आंसर सी। डायहाइब्रिड्स यानी संकर क्रॉस के विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है? विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है? तो इसका आंसर होगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है? तो दैहिक आनुवांशिक नहीं होता है। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो इसका आंसर होगा 46। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह डैश है? तो इसका आंसर होगा प्रबल। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है।
मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की डैश पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो इसका आंसर होगा स्वपरागण। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं डीएनए। डीएनए आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं। डैश ने सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया। तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। 1556 गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों को हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो इसका आंसर होगा 315। F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात डैश होता है 9:3:3:1। एलील होते हैं। एलील जीन का वैकल्पिक रूप होते हैं एलील। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजेनिक्स। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ग्रेगर मेंडल को माना जाता है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक। डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। मेंडल के डैश वैज्ञानिक मेंडल का निधन कब हुआ था? जॉर्ज मेंडल का निधन हुआ था 1884 में। इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है? तो ये सी नंबर गलत है। तो कौन सा सही है पढ़ते हैं। एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मक बनाते हैं। द्विगुणित जीवों जिन में अलग अलग लिंग होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशिष्ट जोड़ा जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं व्यक्ति का लिंग निर्धारक होता है। अगला प्रश्न है मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में डैश समूह होता है। तो इसका आंसर होगा XY। पुरुष में XY होता है जो कि महिला में XX होता है। आमतौर पर मेडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। सारा प्रश्न 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। विविधता डैश है। विविधता एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर है। एक ही माता पिता की संतानों के बीच अंतर है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी माता पिता और संतानों के बीच ही अंतर होता है। अगला प्रश्न है मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? तो इसका आंसर होगा एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। महिला रोगाणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या? तो इसका आंसर होगा 23। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावित होती है? तो झुर्रीदार बीज। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? तो वाई गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। वंशानुक्रम की इकाई है जीन। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। पुनर्जनन का अर्थ डैश है। तो पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड के जीव के पूरे शरीर का निर्माण। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए मिला था। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड। अगला प्रश्न है मिलान करना है डीएनए की संरचना। तो इसका आंसर होगा डीएनए की संरचना का खोज किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। और ABO रक्त समूह की खोज लैंडस्टर के द्वारा किया गया था। जंपिंग जीन की खोज किया गया था बारबरा मैकलिंटॉक्स के द्वारा। और रेगुलेटरी जीन की जैकब और मोनेड। तो आंसर सी होगा।
अगला प्रश्न है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए संरचना का मॉडल। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो इसका आंसर होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है जीन का आकार होता है, जीन का आकार सर्पाकार होता है। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को कहते हैं जीन बस्ती। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित से पहले किसे बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन। पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल्स, डी ये सभी। तो इसका आंसर होगा ये सभी। क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। क्लोनिंग पद है जनन विज्ञान से संबंधित। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता पर। अगला प्रश्न है परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आग परागण के लिए आवश्यक नहीं है, जबकि हवा, पानी, कीट ये सभी आवश्यक हैं। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेगर मेंडल ने दिया था आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है ग्लूकोज। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पौधा कोशिका का पावर हाउस। आनुवांशिक इकाई है जीन। हम शक्ल का जन्म तब होता है जब प्रायः एक ही लिंग के हो। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवंशिकता एवं गुणवत्ता का गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिक किससे संबंधित है? आनुवंशिक है आनुवंशिकता से संबंधित। अब है अगला टॉपिक जैव विकास यानी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जीव की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्रजनन आवश्यक है। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। आंसर बी। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो इसका आंसर होगा द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। अगला प्रश्न है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा समजात अंग कहलाते हैं। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई करी कौन से जीवाश्म की खोज है?
तो इसका आंसर होगा होमो नेलिडी। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो मेसोजोइक इरा के युग डायनासोर का विकास हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषिक परिवर्तन के कारण हुआ है? तो इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक चयन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है? तो टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा वाइज होमोनिड। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स देश थे? तो क्रो-मैग्नन थे। आंसर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है? अफ्रीका मूल। जैविक विकास को डैश तौर पर परिभाषित किया गया है? तो प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है जैविक विकास को। डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन। आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड्स के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो एंथ्रोपिथेकस नहीं है। अगला प्रश्न है, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर में की गई थी? तो इसका आंसर होगा होमो नेलिडी। ट्रैकीगलोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी हैं? तो इसका आंसर होगा सरीसृपों और स्तनधारियों। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत डैश है? उत्परिवर्तन है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत। डैश लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन होता है। उसका आंसर होगा क्रमागत उन्नति। डैश एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विज्ञान से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ? तो इसका आंसर होगा डार्विन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो प्लेटिपस ये अंडे देता है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हाल्डेन। डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब होगा जीवाश्म। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा H2SO, H2S, CH4 और NH3। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा CH4, H2S और O2। डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑक्सीजन। आंसर ए। डैश समरूप अंग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल।
जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि सुझाव दिया है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क एक अवशेषी अंग नहीं है, जबकि अक्ल, दाढ़, बुद्धिदांत, अपेंडिक्स और कान की मांसपेशियां एक अवशेषी अंग है। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। आंसर ए होगा। अब है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इसमें छोटा सा प्रश्न है, 19 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्ल लिनियस को जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? इसका आंसर होगा प्लांटी। निम्नलिखित में से लीनियस पदानुक्रम की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा पहले जगत, उसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। आंसर सी। अगला प्रश्न है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर होगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। आंसर सी। आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्री और प्रकाश संश्लेषक है? तो इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मोनेरा। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रोटोजुआ शामिल नहीं है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है पोषण होता है। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम दिखाता है। तो इसका आंसर होगा स्पीशीज, जीनियस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो इसका आंसर होगा जाति। वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा जगत किंगडम। सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था सिस्टेमा नेचुरी। कीट निम्नलिखित से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है कीट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो अपाद सरीसृप, सर्प, ये सुमेलित है। अगला प्रश्न है चींटी सामाजिक कीट है, वह कॉलोनियों में रहती है। कीट निम्नलिखित से संबंधित है? तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित है कीट। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? तो मधुमक्खी और टिड्डा कीट वर्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इसका आंसर होगा मछली स्तनधारी नहीं है, ये स्पीशीज में आते हैं। अब है जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम से संबंधित प्रश्न ये थोड़ा बड़ा है। उसके बाद मानव शरीर। तो इस वीडियो में अब इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जंतु जगत से लेके आगे तक प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।
अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आपको यह चैनल बहुत ही योगदान देगा, मदद करेगा। इस चैनल पर सभी प्रीवियस ईयर के जितने प्रश्न बने हुए आज तक पूछे गए हैं वही सब अपलोड किया जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो फालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़िए, अभी एग्ज़ाम नज़दीक है तो वही पढ़िए जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये प्रीवियस ईयर सबसे बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी टॉपर से पूछ सकते हैं तो वो यही सजेस्ट करेंगे कि प्रीवियस ईयर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जल्द से जल्द आप पूरा कर लीजिए। प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।